नमस्कार साथियों, सभी लोगों को। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में हम अभ्यास कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे और आज हम कुछ और क्वेश्चनों को लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि तय की गई दूरी शून्य है तो हमारा विस्थापन होगा। तो विस्थापन क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है विस्थापन शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है शून्य नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन दिया है लिए गए समय पर निर्भर करता है और चौथा ऑप्शन दिया है शून्य होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो आप जानते हो दूरी और विस्थापन, विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है? आप जानते हो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक से क्या होता है, बड़ा होता है या एक के बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है वो हमेशा एक से बड़ा होता है या फिर तो एक के बराबर होता है। यानी कि दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है। दूरी हमेशा क्या होगा, इसका दोनों का अनुपात हमेशा एक से बड़ा आएगा या एक के बराबर आएगा। यानी कह सकते हो दूरी हमेशा अधिक होती है विस्थापन से। और दूसरी चीज, अगर विस्थापन ही दूरी नहीं है तो दूरी कभी शून्य नहीं होती है। तो हमने कहा कि सवाल क्या कहा, यदि तय की गई दूरी शून्य है तो दूरी अगर शून्य हो जाए तो यहाँ देखिए तो विस्थापन क्या होना चाहिए, विस्थापन इधर से गुणा करेंगे, विस्थापन जरूर शून्य होगा। तो बारह शून्य हो सकता है और नहीं भी, इसका मतलब है शून्य हो सकता है नहीं भी, तो ऑप्शन ही गलत है, विस्थापन शून्य होना चाहिए। तीसरा कहा शून्य हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है होना चाहिए। तीसरा लिए गए समय पर निर्भर करता है, तो यहाँ समय की कोई बात ही नहीं है, ये भी गलत है। डी का शून्य होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। यानी कि अगर दूरी शून्य होगा तो विस्थापन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। एक निकाय एक सीधी रेखा के साथ चलते हुए एक तिहाई दूरी 2 मीटर पर सेकंड की गति से कवर करता है। कितने मीटर पर सेकंड की गति से कवर करता है? 2 मीटर पर सेकंड की गति से कवर करता है एक तिहाई भाग का। शेष दूरी 5 मीटर पर सेकंड, जो शेष बच रहा है उसको कितने से कवर करता है? 5 मीटर पर सेकंड की गति से कवर करता है। संपूर्ण यात्रा में निकाय की औसत गति है, ध्यान समझना। मान लिया एक बिंदु ही है और एक बिंदु ही है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है। एक कोई निकाय है वो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है। वो कह रहा है कि जितनी दूरी है टोटल दूरी, उसका एक तिहाई भाग 2 मीटर पर सेकंड। एक तिहाई भाग इसके 3 पार्ट, मान लो एक पार्टी है और एक पार्टी है और एक पार्टी है। अगर ये वाली दूरी दी है, ये वाली दूरी दी है, ये वाली दूरी दी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3D। करा उसका एक तिहाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A से B तक कितने वेग से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक कितने वेग से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब D दूरी, पूरे 3D का D दूरी कितने मीटर से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से कवर करता है। शेष दूरी, शेष माने ये जो बच रहा है ये कितना बचेगा? ये पूरा 3D है और 3D में से घटा दोगे तो इतना कितना बचेगा? 2D। तो 2D दूरी जो होता है 5 मीटर पर सेकंड से कवर करता है। तो संपूर्ण यात्रा में निकाय की औसत गति है। तो आप जानते हो औसत गति निकालने का फार्मूला क्या होता है? औसत वेग या औसत चाल दूरी या औसत गति। औसत गति बराबर क्या होगा? चली गई कुल दूरी बटा लगा कुल समय, ये फार्मूला होता है। तो टोटल दूरी कितना चल रहा है? यहाँ से यहाँ तक, टोटल दूरी 3D चल रहा है, तो संपूर्ण दूरी कितना आ जाएगा? टोटल समय कितना लगा है? तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक समय निकालो। जब पार्टिकल A से B तक जा रहा है, यानी D दूरी तय कर रहा है, तब कितना समय ले रहा है? तो A से B में समय। अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। दूरी कितना यहाँ से यहाँ तक चल रहा है? A से B में D चल रहा है, कितने 4 से चल रहा है? तो 2 मीटर पर सेकंड। कितने 4 से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। सवाल में क्या दिया है? एक तिहाई दूरी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी कि A से B में कितना समय ले रहा है? अगर इसको T1 आप कहते हो तो T1
T1 बराबर क्या आ जाएगा D/2। अब B से C में कितना दूरी चलेगा 2D दूरी, तो B से C में समय या लगा समय, मान लो T2 है तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं B से C में समय, B से C में समय, तो समय T2 अगर है तो T2 बराबर क्या आ जाएगा दूरी, B से C में कितनी दूरी चल रहा है 2D, और समय कितना ले रहा है तो मान लो B से D में 2D दूरी चल रहा है, और कितने चार्ज से चल रहा है, कारण जो शेष बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 2D बच रहा है, उसको कितने चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बटा क्या 5, तो कुल समय क्या है T1 धन T2, यहाँ से रख दीजिए T1 की वैल्यू इतनी है, T2 की वैल्यू इतनी है, तो 3D बटा कितना हो जाएगा D/2 और प्लस 2D/5। अब इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। इसके बाद अब क्या लगाएंगे, औसत गति 3D बटा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10, और यहाँ इसका गुणा कर दो 5D, और यहाँ इसका गुणा कर दो 4D, 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3D×10 और 5 4 कितना हो जाएगा 9D, तो ये हो जाएगा D से D कैंसिल, 10 या 30, 30 बटा 9, काट दीजिए 3 से, 3 दहम 10 और 3 त्रिका 9, यानी कि पार्टिकल की औसत गति कितना है 10/3। औसत गति या वेग निकालो तो वेग का मात्रा क्या होगा मीटर पर सेकेंड, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा में चलती कार के लिए वेग समय ग्राफ नीचे दिखाया गया है, तय की गई कुल दूरी होगी, ये ग्राफ दिया गया है, और एक पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, मान लो ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, ये ग्राफ दिखाया गया है, इस तरीके से कुछ पार्टिकल चल रहा है, ये आपको ग्राफ दिया गया है, और यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो आप जानते हो ग्राफ के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, उस ग्राफ द्वारा समय h के साथ घेरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो समय h के साथ घेरा क्षेत्रफल होता है वही क्या होता है चली गई कुल दूरी होता है। अगर वेग पूछता तो चला गया वेग हो जाता, त्वरण पूछता तो चला गया त्वरण हो जाता, यानी कि क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो जो इस ग्राफ द्वारा ये समय h के साथ घेरा क्षेत्रफल है, इसमें समय सेकंड में दिखाया गया है, इसमें वेग मीटर पर सेकंड में दिखाया गया है, तो समय h के साथ घेरा क्षेत्रफल निकालेंगे, वही जो क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा, तो आंसर है वही दूरी होगा। तो आप आओगे ग्राफ द्वारा घेरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हो ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी दुई भुजाएं समांतर होती है, देखो ई वाला भुजा और ई वाला भुजा क्या है समांतर है, और दुई भुजाएं समांतर नहीं है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, इस समांतर भुजा के बीच जो लंबवत दूरी है गुणे उनके बीच लांबिक दूरी, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। तो क्षेत्रफल निकाले दुई समांतर भुजाओं का योग, देखिए ई वाला भुजा और ई वाला भुजा का योग कितना है, तो ई यहाँ से 0 से पूरा कितना है 15, और ये कितना है देखो ये 5 है, और ये कितना है 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है इनके बीच अंतर कितना है 5 का है, तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 1/2 पूरा कितना है 15, और धन ये वाला कितना है, तो ये वाला कितना ही होगा इतना 5 है, तो ये भी 5 धन 5 गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, इस भुजा और इस भुजा के बीच दूरी कितना है लंबवत, इसके बीच दूरी जो ई होगा और ई वाली दूरी कितना 100 है, तो ये पूरे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 गुणे 100, इसको हल कर दीजिए 50 बार कट जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 15 और 5 20, 20 गुणे 50, 5 गुणे 10 और 2 0, 5 गुणे 10 2 0, तो ये कितना आया इतना मीटर, यानी कि 1000 मीटर पार्टिकल आपका जो चलेगा, यहाँ ऑप्शन नहीं किया है तो 1000 मीटर पार्टिकल चलेगा, ये है आंसर। बात क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटे के साथ समान वेग से गतिमान है, ट्रेन द्वारा 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा, क्या 46 सेकंड होगा, क्या 16 सेकंड होगा, क्या 60 सेकंड होगा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पुल है, मान लो एक पुल है
और इस पुल की लंबाई कितना है, तो पुल की लंबाई कितना है 700 मीटर। पुल कितना लंबा है 700, यहाँ से यहाँ तक पुल की लंबाई कितना है, तो आंसर है 700 मीटर है। और एक ट्रेन है, उस ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर। मान लो एक ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर। तो कह रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन को 54 किलोमीटर की ट्रेन कितने से मूव कर रही है, तो 54 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में कितना चलती है 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर पर आवर के समान वेग से गतिमान है। ट्रेन द्वारा 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय बताइए। ध्यान समझिएगा। तो समय बराबर आप जानते हो, तो समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है। तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि ये 700 मीटर जब पुल को पार करेगा तो टोटल कितना दूरी चलेगा। और चाल तो आपको दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर में दिया, ये भी मीटर में, जिसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। तो पुल की लंबाई कितना है, तो 700 मीटर। ध्यान दीजिएगा, जब ये रेलगाड़ी यहाँ मूव करेगा, मान लो ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ से ये रेलगाड़ी यहाँ आ जाता है 200 मीटर लंबा। जब रेलगाड़ी यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी यहाँ पहुंच जाएगा, ध्यान समझना, यहाँ 200 मीटर रेलगाड़ी यहाँ जब रेलगाड़ी यहाँ से चला था, यहाँ से और यहाँ पहुंच गया, अब देखो इसको पार कर रहा है, पुल यहीं तक है, पुल को क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, तो टोटल ये वाला जो डिस्टेंस चलेगा 700 मीटर, और साथ साथ इसकी जो लंबाई होगी एक 200 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 700 मीटर चलेगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 700 और 200, 700 घन 200 और बटा चाल। चाल कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 को आप किस में बदल दोगे, मीटर में। तो 54 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर में बदलने के लिए क्या होता है, तो आंसर है 5/18 से गुणा कर दोगे। 18 54 15 मीटर पर सेकेंड, यानी रेलगाड़ी की चाल मीटर में कितना है, तो आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड बटा 15। चाल क्या है 15, तो 700 200 कितना हो जाएगा 900/15, काट दीजिए 15 छक्का 90, तो यानी कि 60 आ जाएगा 60 सेकेंड, यानी कि 700 मीटर लंबे पुल को रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर लेगी, आंसर है 60 सेकंड में पार कर लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में इंपॉर्टेंट से जितना है कि रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस चल रही है। तो पुल, ध्यान समझिएगा, पुल कितना लंबा है 700 मीटर, और जब ये 700 चलेगा और साथ साथ जो पुल की लंबाई है उतना और चलेगा, तभी तो उसको पार कर पाएगा, यानी कि 700 × 200 यानी कि 900 मीटर चलेगा, तभी पुल पार होगा, यानी कि कुल दूरी 900 मीटर होगा। और चाल दिया गया, तो चाल से डिवाइड करेंगे कि 60 सेकंड में रेलगाड़ी पुल को क्या कर लेगी, पार कर लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, 0.25 किलोग्राम की एक वस्तु 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिर रही है, तो वस्तु पर वायु के कारण घर्षण बल होगा। ध्यान समझना, एक पार्टिकल है, ये नीचे गिर रही है, कितने त्वरण से गिर रही है, तो ए बराबर दिया 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितना इसका वेट है, इसका एम कितना है, तो 0.25 kg है। बढ़िया सवाल है, ध्यान समझिएगा। अब कह रहा है वस्तु, तो वायु इसको क्या करेगा, तो वायु इसको ऊपर की ओर धकेलेगा, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वायु इसको ऊपर की तरफ रोकना चाहेगा, तो वायु जब रोकना चाह रहा तो इसके आसपास वायु का रगड़ वाला फोर्स लगेगा, यानी कह सकते हो घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल कितना होगा, इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान समझना, एक तो इसका भार mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, भाई नीचे गिर रहा होगा, तो इसका भार mg के अंदर काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, और एक फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको ऊपर की तरफ खींच, यानी कि वायु जो घर्षण लगा रहा होगा इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, यानी कि एफएस आप कह सकते हो, ऊपर की तरफ लग रहा। तो आप कहें पार्टिकल में नेट बल कितना लग रहा है, तो आप कहोगे नेट बल, अगर नेट बल को हम एफ से नोट कर दें तो ये बराबर क्या है, क्योंकि फाइनली नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो एफजी कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो एफजी में से एफ घटा दीजिए, तो यानी कि एमजी माइनस एफएस। बात समझ में आया, बोलिए कोई डाउट है। इसके बाद एफ बराबर नेट बल क्या हो जाएगा, mg माइनस, और एफएस बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर
फोर्स लग रहा है वो क्या है, तो क्या कर रहा है वायु में घर्षण बल याद करो यानी कि F से ज्ञात करना और बल बराबर आप F बराबर क्या जानते हो m, तो यहाँ F के स्थान पे क्या रख देंगे m बराबर mg माइनस क्या Fs, बात समझ में आया। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको Fs को इधर लाओ, Fs इधर आ रहा है घर्षण बल, Fs बराबर mg माइनस m a, तो Fs बराबर क्या हो जाएगा mg माइनस a, g माइनस कितना a, m दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लीजिए। अब देखिए तो ये घर्षण बल Fs बराबर क्या आ जाएगा, m कितना दिया है, तो m दिया है 0.25 और g कितना है, दो गुरुत्वीय त्वरण g दिया गया 9.8 मीटर और a कितना दिया है, त्वरण कितना दिया है 9.2 दिया गया है। अब इसको हल कर दीजिए तो Fs बराबर क्या आ जाएगा 0.25, इसको घटा लो तो 8 में से 9 9 0 हो जाएगा, 8 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 6.6 गुणा कर दीजिए तो Fs बराबर क्या आ जाएगा 5 6 30 0 यहाँ से 3 6 दूनी 12 12 3 15 का एक पे दशमलव 2 अंक पे दशमलव यहाँ है और एक अंक पे 3 अंक पे 1 2 3 यानी कि क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, 0.15 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है डी से। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने सॉल्व करने की कोशिश किया। इसके बाद जो फिजिक्स से और सवाल है उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स के सवालों को किस प्रकार हल करते हैं। और करीब हमने 8 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उन 8 वीडियो हम करीब 50 से 55 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आने वाले समय में हम काफी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, तो उन सब सवालों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फिजिक्स में। दूसरी चीज है हम केमिस्ट्री में नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉन मेटल पे आपको वीडियो जल्द ही मिलेगा, बहुत ही जल्द अगला लेक्चर आपको देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर भी करिए उनको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।